हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे सेक्शन 37 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट में। जो भी खर्चे हमें कहाँ अलाउ होते हैं, अलाउ अगर नहीं, जो भी खर्चे अगर मेंशन हमें अलाउ नहीं होते सेक्शन 32 36 में, वो कहाँ क्लेम करेंगे हम सेक्शन 37 में। बशर्ते कि ये जो खर्चे जो 37 में हम क्लेम करेंगे वो हमारा किस पर्पज़ के लिए खर्च हुआ हो, बिजनेस पर्पज़ के लिए खर्च हुआ हो और कैपिटल नेचर का ना हो। इस सेक्शन में लिटिगेशन बहुत अधिक आती हैं सेक्शन 37 में। चलिए समझते हैं इस बात को। सेक्शन 37 क्या बोलता है? तो एनी एक्सपेंडिचर नॉट बीइंग एक्सपेंडिचर ऑफ नेचर डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 30 to 36 and not being nature of the capital expenditure or personal expenditure of the such laid out or expended wholly or exclusively for the purpose of business or profession shall be allowed as deduction in computing the income chargeable under the head profit and gains of business or profession। जो भी खर्चे हमें कहाँ अलाउ नहीं होते हैं सेक्शन 32 36 में, वो हमें कहाँ अलाउ होगा, वो 37 में हमें अलाउ होगा। बशर्ते वो खर्चे हमारे किस नेचर का नहीं हो, वो हमारा कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए, वो पर्सनल नेचर का नहीं होना चाहिए, और किस पर वो कहाँ खर्च हुआ हो, होली और एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ द एसएससी, फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस ऑफ द एसएससी। जो भी खर्चे क्या है वो पर्सनल नेचर के नहीं है या तो कैपिटल नेचर के नहीं है, और किस पर्पस के लिए खर्च हुआ है, वो एसएससी के बिजनेस के लिए खर्च हुआ है, तो अलाउ होगा कहाँ, वो अंडर सेक्शन 37 में। इसके कुछ कंडीशन है सेक्शन 37 के अलाउंस के। इससे कुछ कंडीशन क्या है, जैसा भी डिस्कस करा हमने, द एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी नेचर ऑफ द डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 30 to 36। ये हमारा मेंशन कहाँ नहीं होना चाहिए, जो खर्चे हमें 32 सेक्शन 32 36 में अलाउ हुए हैं इनकम टैक्स एक्ट के, वो सेक्शन 37 में अलाउ नहीं होंगे। जो खर्चे जो मेंशन नहीं है कहाँ पे खर्चे 32 36 के लिए, वो हमारा कहाँ अलाउ होगा, सेक्शन 37 में अलाउ होगा। ये कब खर्च होना चाहिए, इट शुड बी इनकर्ड बाय द एसएससी इन द अकाउंटिंग ईयर। जिस साल का है, जिस साल में हमने खर्च करे हैं, उस साल में ही हम उस खर्चे को क्लेम करेंगे अंडर सेक्शन 37 में। जिस साल हमने खर्च करे हैं, क्या जो सेक्शन 37 की बात करा, जो अभी कर रहे हैं हम, जो खर्चे हमने जिस पीरियड में करा है, जिस फाइनेंशियल ईयर में करा है, हम उसी फाइनेंशियल ईयर में उस खर्चे का क्लेम अंडर सेक्शन 37 करेंगे। आगे बोलता है, इट शुड बी इन रिस्पेक्ट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय द एसएससी द प्रॉफिट ऑफ विच आर बीइंग कंप्यूटेड एंड असेस्ड। ये तो होना ही था। जो बिजनेस एसएससी कर रहा है उसके लिए खर्च करेगा, और उसमें उस खर्चे का क्लेम हम उसका कंप्यूटेशन इनकम के लिए करेंगे और इनकम असेस करने के लिए करेंगे। वो आगे बात करता है क्या, कि ये खर्चे किस लिए होना चाहिए। ये जो खर्चे 37 में क्लेम कर रहे हैं, उसका कब कर सकते हैं हम, वो बिजनेस सेटअप करने के बाद वो हो सकता है, होगा। जो इनकम हम क्लेम कर रहे हैं 37 में, उसका वो क्या होना चाहिए कि अगर बिजनेस सेटअप हमारा के जो हमने किया है, उस बिजनेस सेटअप के बाद ये खर्च होना चाहिए। जैसे हमने ऊपर डिस्कस करा था, ये पर्सनल नेचर का नहीं होना चाहिए, ना तो कैपिटल नेचर का होना चाहिए। ये एसएससी के बिजनेस के लिए होली और एक्सक्लूसिवली खर्च होना चाहिए। ठीक है। आगे बोलता है कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए। जो हमने सेक्शन 37 में करना है वो कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए। द एक्सपेंडिचर्स, आगे एक इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पे, द एक्सपेंडिचर शुड नॉट हैव बीन इनकर्ड बाय द एसएससी फॉर एनी पर्पस which is offense या और पेनल्टी और प्रोहिबिटेड बाय एनी लॉ। जो हमने खर्च करे हैं क्या नहीं होना चाहिए, या तो कोई ऑफेंस नहीं होना चाहिए, कोई किसी लॉ के द्वारा उसको रोका नहीं जाना गया हो कि आप इस टाइप के खर्च नहीं कर सकते, या ये पेनल्टी नहीं होनी चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक कोई बिजनेसमैन है, वो जाते हैं, उनका धंधा क्या है,
उनका धंधा है सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग का, या जो टोबैको होता है वो बनाते हैं वो। मार्केट जो शहरी एरिया, शहर क्षेत्र में वो जो टोबैको लूप्स है वो कहाँ से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, या तो मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। अब ये क्या करते हैं, जो बिजनेसमैन हैं वो कहाँ जाते हैं, वो टोबैको लूप को परचेज करने के लिए, और कहाँ, जहाँ जाना होता है उनको एक जंगल से गुजरना होता है, जंगल से गुजरना होता है उनको, वहाँ पे उनका किडनैप कर लिया जाता है, उस बिजनेसमैन का वहाँ पे एक किडनैप कर लिया जाता है। और उनका किडनैप, जो इनके घर वाले होते हैं वो क्या करते हैं, इनको पुलिस को खबर करते हैं कि इनको किडनैप कर ले गया है और फिरौती मांगी गई है जो जिन्होंने किडनैप करा हुआ है। जो किडनैप करने वाले हैं पुलिस के एहसास से काफ़ी दूर हैं, मतलब पुलिस की उन तक पहुँच नहीं है। इस केस में क्या करते हैं, इनके घर वाले जिनका किडनैप हुआ है मिस्टर ए का, उनके घर वाले क्या करते हैं, इनको कुछ रैंसम मनी देते हैं किडनैपर को जो उन्होंने डिमांड करी थी, और उस पैसे मिलने के बाद वो उनको छोड़ दिया जाता है, उसके तो किडनैप जो किया था उनको छोड़ देते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में जो हमने खर्च करे हैं, जो बिजनेसमैन थे मिस्टर ए को छुड़वाने के लिए, जो हमने फिरौती दी है किसको, जो उन्होंने किडनैप करा किडनैपर्स को, क्या हमें अलाउ होगा, वो खर्चे अलाउ होंगे? क्योंकि इसने बिजनेस, अगर वहाँ पे किस पर्पस जो था, बिजनेसमैन किस पर्पस के लिए गया था, अपने बिजनेस पर्पस के लिए ही गया था। क्या परचेज करने गया था, टोबैको लूप परचेज करने गया था। इसी पीरियड में उनकी किडनैप हो जाती है, उनको जान पे बनाती है। ये कहानी नहीं है, ये केस लॉज है किसका, एक केस लॉज है आपका खेमला चंद। ये जजमेंट जो है किसकी, जब जो बात कर रहा था, जो मैंने सिचुएशन रेज की थी, ये कहानी नहीं थी, ये केस लॉज है किसका, CIT वर्सेस खेमलाल चंद जैन 201 टैक्समैन 292। ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का जजमेंट है। यहाँ पर खेमलाल चंद जी कहाँ गए थे, टोबैको लूप परचेज करने के लिए गए थे, और उनकी वहाँ पर किडनैप हो गई, और जो पुलिस के जो किडनैपर्स थे पुलिस के पहुँच से बाहर थे, उनको जान का बहुत खतरा था। इनको छुड़वाने के लिए जो कि उन्होंने किडनैप करा था, कुछ डिमांड रखी होंगी, उनको मतलब उस डिमांड को उन्होंने उनकी जान को, खेमलाल मतलब जो SSC हैं, इनकी जान को बचाने के लिए इनके घर वालों ने कुछ पेमेंट करे, जो भी वो क्या है, बिजनेस एक्सपेंडिचर है। अब देखिए किसी को फिरौती देना यहाँ पर क्या है, इज फॉरबिडेड बाय लॉ है। किसी को फिर एक कानूनी अपराध है, अगर बार किसी को फिरौती देते हैं अपनी जान बचाने के लिए, कानूनी अपराध है। तब पर भी ये सिचुएशन अराइज हुआ ऐसा कि वहाँ पर हमें क्या हुआ, हमें देने पड़े और एक खर्च अलाउ होंगे। अब दूसरा सिचुएशन आता है क्या, ये तो कहानी होगी खेमलाल चंद CIT वर्सेस खेमलाल चंद जैन की। अब कहानी आती है आगे, कहते हैं क्या कि जो हमें मान लो सेल टैक्स पे करना है, अभी आजकल सेल टैक्स नहीं है, GST पे करना है, या पिछले सालों में CL टैक्स पे करना था, अगर हमने पे नहीं करा, अगर हमने उस पर इंटरेस्ट पे करा है, क्या वो अलाउ है? ये तो पेनल्टी हो गई ना। अगर हमने इंटरेस्ट पे करा किस पे, सेल टैक्स पे या GST पे, हमने क्या करा, हमें सेल टैक्स या GST या जो भी इनकम टैक्स, जो भी टैक्सेस है अदर देन इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स, हमें क्या होता है उसको ड्यू डेट से पहले डिपॉजिट कहाँ करवाना था, गवर्नमेंट के अकाउंट में। अगर हमने रिस्पेक्टिव, अगर जो टैक्सेस हैं, ड्यूज हैं, अगर हमने रिस्पेक्टिव जो ड्यू डेट है, अगर ड्यू डेट में हमने पेमेंट नहीं करा, तो हमें क्या होगा, वो ड्यू डेट के बाद अगर डिपॉजिट करवाते हैं तो क्या, अब उस पर गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरेस्ट चार्ज करती है। जो इंटरेस्ट जो चार्ज करती है, ये हमारा किस नेचर का है, इंटरेस्ट हमारा किस नेचर का है, पेनल्टी है ये। तो क्या अलाउ होगा, जो हमने अभी सिचुएशन में ले रहा हूँ यहाँ पे, सेल टैक्स का हमने पे करा, सेल टैक्स हमने पे करा, और उस पर हमने क्या करा है, पेनल्टी सेल टैक्स हमने पे करा ड्यू डेट के बाद, जो उस पर पेनल्टी चार्ज हुई, क्या हमें अलाउ होगा? यहाँ पर डायरेक्ट मना कर रहा है ना, पेनल्टी ऑफेंस और
जो हमने खर्च करे हैं अलाउ नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ ये कंपनसेटरी नेचर का है। पेनल्टी पे करना या इंटरेस्ट पर पे करना किसी लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड नहीं है, एक कंपनसेटरी नेचर का है। लॉ में ऐसा प्रोविजन दिया गया है कि अगर आपने सेल टैक्स अगर पे के टाइम से नहीं करा, अगर आप ड्यू डेट के बाद पेमेंट कर रहे हो तो उस पर आप कुछ पेमेंट इंटरेस्ट चार्ज लगेगा, आप पेमेंट कर दो। तो एक कंपनसेटरी नेचर का है इंटरेस्ट, इसलिए अलाउ होगा। ये जजमेंट किसका है? ये जजमेंट है CIT वर्सेस HP स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन 2010 320 ITR। यहाँ पर जो इंटरेस्ट पे हुआ किस पे? इंटरेस्ट जो सेल टैक्स पे पे हुआ एक कंपनसेटरी नेचर का है, इसलिए ये अलाउ होगा। तो देखिए दो सिचुएशन मैंने यहाँ पर दी है कि जो भी ये दोनों जो हमने इंटरेस्ट की बात करी ये मेंशन कहाँ नहीं है, इंटरेस्ट ऑन सेल टैक्स मेंशन कहाँ नहीं है, सेक्शन 32-36 में मेंशन नहीं है। जो फिरौती वाली थी किडनैप वाला जो था ये कहाँ मेंशन नहीं है आपका, ये मेंशन सेक्शन 32-36 में मेंशन नहीं है। तो ये हमारे किस लिए खर्च हुए हैं? हमारे बिजनेस पर्पस के लिए खर्च हुए हैं। ये सब खर्चे हमें अलाउ होंगे, इसलिए लिटिगेशन इस सेक्शन में बहुत अधिक है। अब बात करते हैं इस पर CBDT का नोटिफिकेशन, आगे चलते हैं। इसमें CBDT का नोटिफिकेशन आया की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए। नोटिफिकेशन नंबर है नोटिफिकेशन है सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर है 762/1998 डेटेड 18/2/1998। इसमें क्या बोला गया है कि अगर कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी अगर कोई बिजनेस एंटिटी ले रही है अपनी कीमेन, अपने डायरेक्टर के लिए, अपने पार्टनर्स के लिए, अपने एम्प्लॉय के लिए, वो खर्चे अलाउ होंगे। द प्रीमियम पेड बाय द फर्म on the keyman insurance policy of a partner to safeguard the firm against the disruption of business is admissible under section 37 of the income tax act। जो भी कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी है वो क्या होता है? अलाउ होता है एज ए बिजनेस एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 37 में। इसमें एक CBDT का सर्कुलर आया था, पहले इस पर डाउट था होगा या नहीं होगा। उसके बाद पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट किसके केस में? रमेश स्टील के केस में इन्होंने डिसाइड दिया की मैंने बात करी कि टेकन टू द अकाउंट एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D एंड द CBDT सर्कुलर नंबर 762 डेटेड 18/2/1998 the court have held that the keyman insurance policy is not confined to the policy taken for the employee but also extend the insurance policy taken with respect to the life of the another person who is connected in any manner whatsoever with business of the associate। ठीक है, यहाँ पर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी किस के लिए होता है? या तो एम्प्लॉय के लिए होगा, या तो डायरेक्टर के लिए कंपनी के लिए होगा, या तो पार्टनर है तो पार्टनरशिप फर्म के लिए होगा। तो क्या है कि जो भी कीमैन होते हैं उस बिजनेस का, तो उसके लिए इंश्योरेंस होता है कि अगर उसके मतलब जो की पर्सन के अगर डेथ पे जो डायरेक्ट कनेक्टेड है बिजनेस से, उसके डेथ पे अगर डेथ होता है तो बिजनेस को जो सफ़र होगा वो सफ़र ना हो, उसलिए आदमी की इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है। तो जो की पॉलिसी किससे डायरेक्टली किससे लिंक्ड है? वो हमारे बिजनेस से लिंक्ड है, इसलिए कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी अलाउ होता है अंडर सेक्शन 37 में। अब एक जजमेंट आया था पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का, किस केस में? रमेश स्टील केस में। वहाँ पर कोर्ट ने बोला द सेड पॉलिसी व्हेन ऑप्टेड टू सिक्योर द लाइफ ऑफ द पार्टनर टू सेफगार्ड द फर्म अगेंस्ट द डिस्ट्रप्शन ऑफ द बिजनेस इज इक्वली फॉर द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म which may be affected as a result of the premature death of a partner. Thus, the premium on the keyman insurance policy of a partner of the firm is wholly and exclusively
फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस इज अलाउबल अंडर सेक्शन 37 एज बिजनेस एक्सपेंडिचर। मतलब यहाँ पर जो भी कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी हमने पे करा है, डायरेक्ट लिंक किससे है वो, कि हमारा बिजनेस डिस्टर्ब नहीं हो, किससे हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, इसलिए खर्चे क्या होंगे, अलाउ होंगे कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी के। तो सीबीडीटी मैंने भी इसमें क्लेरिफाई कर दिया, प्रीमियम पेड बाय द कीमन बाय द फॉर्म या एसएससी ऑन द कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी, ये भी अलाउ होगा। अब बात आती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। ये खर्चे जो बड़ी कंपनियां होती हैं उनको करनी होती है, ये मैंडेटरी है, इनका मैंडेटरी है इनके लिए कि मतलब CSR का खर्च करना एज पर द सेक्शन 37 ऑफ द एज पर द सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में CSR का एक्सपेंडिचर करना कुछ कंपनियों के लिए, जो बड़ी कंपनियां हैं, या तो उनका नेटवर्क देखेंगे या टर्नओवर देखेंगे, प्रॉफिट देखेंगे, और 3-4 क्राइटेरिया दिया हुआ है सेक्शन 37 में, सेक्शन 135 में, सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट में कुछ क्राइटेरिया दिए हुए हैं। जो बड़ी कंपनी होती है, या तो कंपनी का नेटवर्थ उस टू द सम एक्सटेंट हो जो उन्होंने डिफाइन कर रखा है वहाँ पे, या तो उनका नेटवर्थ उतना हो, या तो उनका टर्नओवर उतना हो जो वहाँ पर डिसाइड कर रखा है, या उनका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट अगर उतना उन्होंने अचीव कर लिया तो उनको CSR एक्सपेंडिचर करना मैंडेटरी है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एक इस खर्चे करना मैंडेटरी है, और ये हमें सेक्शन 37 में अलाउ नहीं होंगे। CSR के एक्सपेंसेस जो है वो सेक्शन 37 में अलाउ नहीं होते। अब क्वेश्चन आता है CSR होता क्या है। CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। इसमें होता क्या है कि जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो भी इंडस्ट्री है, वो क्या करते हैं, इंडस्ट्री किसी गांव मतलब शहर के बाहर लगाते हैं, ये शहर के बाहर लगाते हैं, तो वहाँ पे क्या करना होता है, या तो वहाँ पर जहाँ पर इन्होंने करा है, जहाँ इनकी फैक्ट्री है, वहाँ के आसपास के गांव वालों के लिए वहाँ पे इनको क्या, यहाँ पे बहुत सारे खर्चे दे रखे हैं, मैं 1-2-3 का गिनवाता हूँ। इस टाइप के खर्चे होते हैं कि इस टाइप के खर्चे जो CSR में आएंगे और वो हमें इनको अलाउ होगा। मतलब अब जहाँ पे फैक्ट्री लगी है उसके आसपास के क्षेत्र में क्या करेंगे, ये एजुकेशन के लिए स्कूल खोलेंगे, बच्चों को स्कूल मतलब बच्चों में को आसपास के गांव वालों को, आसपास के लोगों को ये क्या करेंगे, पढ़ने की व्यवस्था करवाएंगे। ये भी हमारा CSR एजुकेशन में खर्च करेंगे। ये क्या कर सकते हैं, पॉवर्टी रिडक्शन में खर्च कर सकते हैं, पॉवर्टी रिडक्शन में खर्च कर सकते हैं ये। क्या उसके बाद क्या हो सकता है इनका, जिसे HIV और एड्स के रोकथाम के लिए खर्च कर सकते हैं, जागरूकता फैला सकते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में आएगा। ये प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में अगर इसने डोनेट करा है, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में इन्होंने डोनेट करा है, तो भी कहाँ आ जाएगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। अगर गैप रेशियो जो है, अगर उनको अगर गैप है, अगर उनको उस पर काम करते हैं, ये भी हमारा क्या हो गया, CSR में आ जाएगा। ये जेंडर रेशियो को अगर मेंटेन करने के लिए इन्होंने क्या करा है, अगर जागरूकता लोगों को फैला रहे हैं, तो भी हमारा CSR में आ जाएगा। भी ये खर्चे हमें इस CSR में एक खर्चे हमें अलाउ नहीं होते हैं इनकम टैक्स एक्ट में। इन्होंने क्लियरली मेंशन एक्सपेंशन 2 में मेंशन करा है, CSR पे जो भी खर्चे हैं वो हमें सेक्शन 37(1) में हमें अलाउ नहीं होगा। आगे बात आता है कि मेमोरेंडम जो एक फाइनेंस एक्ट 2014 का जो मेमोरेंडम था, उसमें उन्होंने मेंशन करा था कि CSR एक्सपेंडिचर जो नेचर डिस्क्राइब है कहाँ पे, सेक्शन 32-36 में, वो हमें ये अलाउ हो जाएगा। CSR एक्सपेंसेस अगर जो मेंशन खर्चे का नेचर, जो CSR एक्सपेंसेस का जो खर्चे का नेचर कहाँ पे है, सेक्शन 32-36 में है, वो अलाउ हो जाएगा। अब बात आती है, जब अगर कोई भी खर्चे अब बात करते हैं सेक्शन 37 सबसेक्शन 2B की। यहाँ पे अगर पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो भी हम खर्चे कर रहे हैं, या तो उनका प्रचार कर रहे हैं,
तो वो हमें अलाउ नहीं होता है। वो क्लियरली मना करा है सेक्शन 37 सबसेक्शन 2B में कि नो अलाउंस शेल बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एन एसएससी फॉर ऑन एडवर्टीजमेंट इन सॉर्वेनियर ब्राउचर ट्रेड पैम्पलेट और लाइक पब्लिश्ड बाय द पब्लिक पार्टी पॉलिटिकल पार्टी। अगर हम पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो भी खर्चे करते हैं उनके प्रचार के लिए एडवर्टीजमेंट के लिए वो हमें अलाउ नहीं होंगे। अब बात आती है सर उन्होंने आगे सीबीटी ने सर्कुलर इशू करा, सर्कुलर 16 2015 में। उसमें क्या बोला इन्होंने कि जो फीचर फिल्म होती हैं, जो फीचर फिल्म होती है, इनको फिल्म को मतलब जो पब्लिकेशन के लिए क्या करता है, सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट लेना होता है। ये हमें अलाउ होते हैं, जो फिल्म का सर्टिफिकेट हमें मिल जाता है वो जो उस पर खर्च करें वो हमें अलाउ होता है कि इस पर रूल 9A के अकॉर्डिंग वो खर्चे होते हैं, हमें रूल 9A के अकॉर्डिंग खर्चे हमें अलाउ होंगे। बट यहाँ पर क्या होता है कि जो फिल्में जिस फिल्मों में क्या हुआ कि अगर सेंसर बोर्ड से पास नहीं हो पाई, अगर उसका वहाँ से सेंसर बोर्ड से इनको सर्टिफिकेट नहीं मिला, तो यहाँ पे खर्चे जो हैं रूल 9A के अकॉर्डिंग ये अलाउ नहीं होंगे। बट इन्होंने सर्कुलर इशू करा क्या, सर्कुलर नंबर 16 2015 में। इसमें बोल रहे हैं क्या, सीबीटी ने क्या बोला कि जो भी अमेंडेड मूवी है, जो भी मतलब जिसको सेंसर बोर्ड के द्वारा जिनको सर्टिफिकेट नहीं मिला है, वो हमारा उस फिल्म मूवी का भी जो खर्चे हुए हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होंगे, वो हमें अलाउ होगा। सीबीटी clarified that Rule 9A does not apply to amended feature film and that the expenditure incurred on such amended feature film is not treated as capital expenditure. The cost of production of amended feature film is to be treated as revenue expenditure and allowed as per the provision of section 37 of the Income Tax Act. जो भी फीचर फिल्म में जिसका सर्टिफिकेट नहीं मिला सेंसर बोर्ड के द्वारा, जो अमेंडेड है, उसको वो भी हमारे क्या अलाउ हो जाएगा, 37 में अलाउ होगा। इसके लिए इन्होंने आया था मतलब सर एक जजमेंट आया था बम्बई हाई कोर्ट का कि इस मतलब वीएनएस रिकॉर्ड एंड टेप्स प्राइवेट लिमिटेड केस में उन्होंने वहाँ पे इस जजमेंट के आने के बाद उन्होंने इस खर्चे को अलाउ करना स्टार्ट कर दिया। अब बात करें एक आता है आपका सर्कुलर नंबर 9 2014 में इशू हुआ था। इससे कोई कंपनियां जो जितनी कंपनियां हैं क्या कि आपने देखा होगा रोड पे क्या करते हैं, टोल टैक्स वसूलती है। वो तो करती क्या है, जो रोड बना कंपनियां सरकार के साथ एग्रीमेंट हुआ, सरकार ने इनको लैंड दिए, बोला कि जो कंपनियाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है इस पर करती है, रोड बनाती है, हाईवे बनाती है। हाईवे बनाने के एवज में उनको खर्च होता है, सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिलता, बस इनको लैंड प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद होता क्या है कि इनको गवर्नमेंट के द्वारा बोला जाता है कि आप जो इस रोड से या हाईवे से लोग जाएंगे इनसे आप क्या करो, जो टैक्स आप कलेक्ट करो, जो भी खर्चे हुए हैं आप इनको यहाँ से रिम्बर्स होगा और आप मुनाफा कमाएंगे। यहाँ पे भी जो भी खर्च इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो ने हाईवे रोड बनाया है, क्या इस पर डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, इसका इन्होंने एमोर्टाइज कैसे करेंगे, मतलब इनका जो खर्च इन्होंने करे हैं रोड बनाने के लिए इसको इनको अलाउ कब होगा। डिप्रिसिएशन चार्ज कर नहीं सकते। डिप्रिसिएशन चार्ज क्यों नहीं सकते कि रोड किसकी है, गवर्नमेंट की है। इनको क्या राइट दिया गया है, ये रोड बनाएंगे, ऑपरेट करेंगे और ट्रांसफर किसको करेंगे, गवर्नमेंट करेंगे। बिल्ड ऑपरेट और ट्रांसफर किसको करेंगे, गवर्नमेंट को करेंगे। तो गवर्नमेंट को करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अलाउ होगा। तो यहाँ पर सीबीटी ने सर्कुलर इशू कराएगा तो अमोर्टाइजेशन अलाउबल में बी कंप्यूटेड एट द रेट इंश्योर दैट होल द कॉस्ट इनकर्ड इन क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी of road or highway in amortized evenly over the period of the concessionary agreement after excluding the time taken or creation of such facility। इसको क्या करना है, डिसाइड करना है कि जितने साल के लिए इनको टोल टैक्स लेना है वो सारे इवनली इस रेशियो में डिवाइड करेंगे। हर एक साल वो इवनली डिसाइड मतलब सेम रेशियो में खर्चे क्लेम करें उस साल तक जितने पीरियड के लिए इनको टोल का टैक्स वसूल करने की राइट मिला है। अगर दूसरा सीबीटी बोल रहा है कि अगर उन्होंने पीछे किसी सालों में कुछ खर्चे क्लेम कर लिए हैं तो उस खर्चे को लेस करेंगे और जो रिमेनिंग बचेगा उसको रिमेनिंग ईयर से डिवाइड करके नंबर ऑफ रेशियो में इक्वली वो क्लेम करेंगे। एक बार इसको समझते हैं। द वेयर एसोसिएट क्लेम एनी डिडक्शन आउट ऑफ इनिशियल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी और रोड हाईवे अंडर द बोर्ड प्रोजेक्ट इन अर्लियर ईयर द टोटल डिडक्शन सो क्लेम फॉर द असेसमेंट ईयर प्रायर टू द असेसमेंट अंडर कंसिडरेशन में बी डिडक्टेड फ्रॉम द इनिशियल कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी of road highway or cost of so reduced be amortized equally over the remaining period of toll
कंसेसरी एग्रीमेंट। तो अब आई होप ये जो सेक्शन 37 में